हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। मेरे बेदर्द पिया, पार्ट 13, चैप्टर 141। वैदिक ने फाड़े सिया के कपड़े। वैदिक अपनी जगह पर कंफ्यूजन में खड़े हुए अपने रूम को देख रहा था, जो पहले ही भी अच्छा लग रहा था। रूम को देख वैदिक मन में कहता है, कहीं जान ने तो अभी झूठ नहीं ना बोला मुझसे। जैसे ही ये ख्याल वैदिक के मन में आता है, उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, नॉट बैड जान। तभी उसे क्लोजेट से सिया के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो भागकर क्लोजेट रूम में जाता है। क्लोजेट रूम के अंदर सिया जैसे ही आके अपने कपड़े लेने के लिए कबर्ड खोलती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने जितने भी उसके कपड़े थे सब बेतरबी से फैले हुए थे। सिया जैसे ही एक कपड़ा अपने हाथ में उठाकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सिया उसके बाद अपने एक एक करके सारे कपड़े देखती है और उन्हें देखते ही उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है। वैदिक सिया की चीख सुनकर जब वहां आता है तो अपने सामने के नज़ारे को देखकर उसकी मुस्कान और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि सिया ने अपने पास फर्श पर अपने सारे कपड़े फेंके हुए थे, जिसे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ दिया था और अब वो किसी भी हाल में पहनने के लायक नहीं बचे थे। सिया अपने सारे कपड़े फटे हुए देखती है तो उसकी आंखों में नमी तैर जाती है, क्योंकि उसके पास जितने भी कपड़े थे सब बहुत ही बुरी तरह से फटे हुए थे। सिया अपने कपड़ों को देखते हुए खुद से कहती है, ये कैसे हो गया, हमारे सारे कपड़े कैसे फट गए। सिया के इस बात को वैदिक ने भी सुन लिया था और उसे सुनते ही वो पल याद आने लगता है जब वो एक एक करके सिया के कपड़ों को फाड़ रहा था। फ्लैशबैक। कल जब सिया ने वैदिक के लाए हुए कपड़े पहनने से मना कर दिया था तो वैदिक ने खुद से कहा था कि वो सिया को अपने लाए हुए कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर देगा, और जब वो वहां से जाने लगा तो उसकी नज़र सिया के कबर्ड पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक गई और वो बिना देरी किए हुए ही सिया के कबर्ड को खोल देता है और उसमें रखे हुए सिया के जितने भी कपड़े थे सबको बारी बारी से फाड़ देता है। और ये होते ही उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वो बिना देर किए सिया के सारे कपड़ों को बेतरबी से उसमें रखकर उसे बंद करने को होता है कि तभी उसकी नज़र एक पैकेट पर जाती है, जिसे देखकर वो उसे उठाने जाता है, फिर कुछ सोचकर उसे छोड़ देता है और अच्छे से कबर्ड बंद करते हुए कहता है, जान, अब तुम्हारे पास मेरे लाए हुए कपड़ों को पहनने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फ्लैशबैक एंड वैदिक जो बीती बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में सिया के शिश्कने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो होश में आता है और अपनी हंसी को छुपाते हुए बिना भाव के अनजान बनते हुए सिया के पास जाकर उससे पूछता है, जान न शब्द पर जोर देते हुए, क्या हुआ तुम्हें और तुमने अपने कपड़े ऐसे फर्श पर क्यों फेंके हुए हैं। उसकी बात सुनकर सिया और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो वैदिक की ओर देखते हुए अपनी मासूम सी आवाज में रोते हुए कहती है, मिस्टर खुराना, हमारे सारे कपड़ों को किसी ने फाड़ दिया, अब हमारे पास एक भी कपड़ा ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसे हम पहनकर नीचे जाए। कहते हुए वो रोने लगती है। उसकी बात सुनकर वैदिक अनजान बनते हुए कहता है, जान, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, किसी तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं आता है तो ये कैसे हो सकता है। जान, तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने हो गए थे और तुमने उन्हें बहुत बार पहन भी लिया था, इसलिए वो खुद से ही फट गए होंगे। वैदिक बात सुनकर सिया वैदिक सी अपनी रोदरू आवाज में पूछती है, आप सच कह रहे हैं। जिसके जवाब में वैदिक भी अपना सर हाँ में हिला देता है, जैसे वो सच बोल रहा हो। वैदिक की हाँ सुनकर मासूम सी सिया भी उसकी बातों को सच मान बैठती है और उसे भी यही लगने लगा कि सच में उसके कपड़े खुद ही फट गए होंगे। सिया फिर से अपने सारे फटे हुए कपड़ों को देखकर रोने लगती है। वैदिक उसे फिर से रोते हुए देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में कहता है, जान, अब क्यों रो रही हो, क्या तुम चाहती हो हमारे बच्चे भी रोतडू पैदा हो, हर छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर दे। वैदिक की बात सुनकर सिया रोते हुए ही कहती है, नहीं, हम नहीं चाहते हैं हमारे बेटे रोते रहे हमेशा, लेकिन हम क्या करें, हमें रोना आ रहा है। वैदिक, और तुम्हें रोना क्यों आ रहा है।
सिया, क्योंकि हमारे पास अब कपड़े नहीं बचे हैं और हम इस पिद्दी से बाथ रोब में तो सबके सामने नहीं जा सकते हैं ना। वैदिक की आंखें गहरी हो जाती हैं सिया की बात सुनकर और वो अपनी सनक भरी आवाज में कहता है। चैप्टर 142 सिया का वैदिक को भूत पिशाच शैतान या राक्षस कहना। जान, तुम ऐसे ही किसी के सामने जाने का सोच भी नहीं सकती हो। अगर तुम इस तरह किसी के सामने आ सकती हो तो वो सिर्फ मैं हो सकता हूं और इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता है। वैदिक की बात सुनकर सिया दंग हो जाती है कि अचानक से ये क्या हो गया और वैदिक की ट्यून इतनी चेंज कैसे हो गई। वैदिक जो गलती से भी सिया को इस तरह किसी के सामने जाने नहीं देना चाहता था। अगर गलती से भी किसी ने सिया को इस तरह से देख लिया तो नहीं, ये चीज वो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता था। वो ऐसा कभी भी होने नहीं देगा। वैदिक अपने सोच में गुम था ही कि तभी उससे सिया की आवाज आती है जिसे सुन उसकी भावें सिकुड़ जाती हैं। सिया कहती हैं, आपने कहा यहाँ कोई नहीं आ सकता है, फिर भी बिना किसी के आए हमारे सारे कपड़े ऐसे ही तो नहीं फट सकते हैं, जरूर किसी ने ऐसा किया है। कहीं आपके रूम में कोई बड़ा सा चूहा तो नहीं ना घुस गया जिसने हमारे कपड़े अपने पंजों से पकड़कर अपने दांतों से कुतर दिए हो। सिया की बात सुन वैदिक अपने मन में अपने भावे उचकाए हुए कहता है, मैं किस तरह से चूहा नजर आता हूं, फिर अपने दोनों हाथों को देखकर कहता है, जान, और तुम्हें मेरे ये हाथ चूहे के पंजे नजर आते हैं। तभी उसके अंतर मन से आवाज आती है, अरे वो तुम्हें थोड़ी न कह रही है, वो तो उसे कह रही है जिसने उसके कपड़े फाड़े हैं। अपने अंतर मन की बात सुनकर वैदिक कहता है, हाँ तो मैं भी तो सही कह रहा हूँ, वो मुझे ही कह रही है ना, मैंने ही तो फाड़े हैं उसके कपड़े। वैदिक की बात सुनकर उसका अंतर्मन वैदिक से कहता है, ये तुम्हें पता है और ये मुझे पता है ना कि तुमने ही उसके कपड़े फाड़े हैं, अब उस बेचारी को थोड़ी ना पता है। अपने अंतर्मन की बात सुनकर वैदिक कहता है, हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो। वैदिक अपने अंतरात्मा से बात कर ही रहा था कि तभी उसे फिर से सिया की बात सुनाई देती है जो कह रही थी। सिया अपने कपड़े को बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहती है, नहीं, हमारे कपड़ों को किसी चूहे ने नहीं कुतरा है। उसकी बात सुनकर वैदिक की आंखें चमक जाती है और वो उसी तरह से खुद से कहता है, सही कहा जान। लेकिन सिया की आगे की बात सुनकर उसका फेस ब्लैंक हो जाता है। सिया अपने हाथ में अपने एक कपड़े को लेके उसे बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहती है, जरूर ये किसी भूत पिशाच शैतान या राक्षस का काम है जिसने हमारे सारे कपड़ों को ये हाल कर दिया है। वैदिक सिया की बात सुनकर पूरा ब्लैंक हो जाता है और वो खुद से कहता है, जान, मैं तुम्हें किस एंगल से भूत पिशाच शैतान या राक्षस नजर आता हूँ? ध्यान से देखो मुझे, मैं बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग नजर आता हूँ। मेरे पीछे लड़कियां पागल है, वो मेरी एक झलक देखने के लिए तरस जाती है और देख ले तो अपनी नजरें हटाना भूल जाती है, और तुम्हें मैं ऐसा नजर आता हूँ। सिया अपने हाथ में पकड़े कपड़े को जोर से फेंक देती है जिसकी आवाज सुन वैदिक घूरकर सिया को देखता है जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुमने मुझे भूत पिशाच शैतान और राक्षस बोला। वैदिक सिया को अपनी हेजल ग्रीन आंखों से घूर कर देख रहा था जो गुस्से से कबर्ड में रखी हुई अपनी सारी चीजें, जो ज्यादा तो नहीं थी फिर भी जो कुछ भी था उसे एक एक कर फेंकते हुए रोए जा रही थी, साथ में बार बार अपने आंसुओं को भी पोंछे जा रही थी। उसे इस तरह से देखकर वैदिक को समझ आ जाता है कि उसकी जान कपड़ों के फटने के वजह से गुस्से में है और वो अपना गुस्सा इन चीजों को फेंक कर निकाल रही थी। तभी सिया कुछ ऐसा फेंकती है जो सीधे वैदिक के मुंह पर लगता है और उसके सर से होते हुए उसके फेस पर अटक जाता है। वैदिक ये महसूस करके जल्दी से उस चीज को उठाकर अपने हाथ से पकड़कर अपने सामने कर देखता है, जो कुछ और नहीं सिया के ऊपर के अंडरगारमेंट्स थे, और उसे देखकर वैदिक उसे एक बार आगे पीछे कर अच्छे से देखते हुए कहता है, जान, क्या ये तुम्हारे साइज के है? सिया बिना उसके तरह देखे हुए कहती है, हाँ, नहीं तो क्या, मेरे साइज के नहीं है तो क्या आपके पड़ोसी के साइज के है? सिया की बात सुनकर वैदिक उसकी बैक को घूरते हुए कहता है, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, वो बस मैं कंफर्म कर रहा था।
मुझे लगता है तुम्हारे साइज पहले से थोड़े बड़े हो गए हैं, इसलिए मैं बस पूछ रहा था। वैदिक की बात सुनकर सिया को चिढ़ आने लगती है कि वो इस समय उससे ये क्या बकवास कर रहा था। उसके कपड़े हैं तो साइज भी तो उसकी ही होगी ना। सिया अपने मन में कहते हुए गुस्से से पीछे पलते हुए कहती है, क्या आपको दिखाई नहीं देता है, वो हमारे कपड़े हैं और हम प्रेग्नेंट हैं तो हमारी साइज थोड़ी सी बढ़ गई होगी। कहते कहते वो अपनी जगह जम जाती हैं। चैप्टर 143 मेहरबानी के पीछे की क्या वजह। वैदिक का प्लान हुआ फेल। जैसे ही वो वैदिक के हाथ में अपनी ब्र को देखती है तो वो हड़बड़ा जाती है, उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। सिया तुरंत रिएक्ट करती है और वैदिक के हाथ से उसे छीनकर अपने पीछा छुपा लेती है। उसके बाद वो अपनी बातों को जो उसने अभी वैदिक से कहा था उसे सोचते हुए अपने मन में कहती, तो क्या वैदिक जी इसकी बात कर रहे और मुझे लगा वो मेरे कपड़े के लिए बोल रहे हैं और मैंने बिना देखे कैसे बोल दिया। सिया अपनी नजरें वैदिक से चुराने के लिए इधर उधर देखने लगती है और उसका फेस ऐसा बन गया था कि जैसे वो किसी भी पल रोने वाली हो। वैदिक सिया के फेस को देखकर समझ जाता है कि वो अब एम्बस फील कर रही है, इसलिए अब वो भी कुछ नहीं कहता है और बात बदलते हुए आगे कहता है, जान, कोई भी कपड़ा सही नहीं बचा है जिसे तुम पहन सको। ये कहते वक्त वैदिक की आवाज बहुत ही भावुक थी, जैसे उसे सच में सिया के कपड़ों के लिए बुरा लग रहा हो। उसकी बात सुनकर सिया जल्दी से अलमीरा के साइड अपने फेस करते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, नहीं। उसके बाद वो अपने हाथ पकड़े अपने ब्र को कबर्ड में एक साइड रखने लगती हैं। तभी उसकी नज़र एक पॉली बैग पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी नीली आंखों में एक चमक सी आ जाती है जो कुछ देर पहले खोसी गई थी। सिया उस पैकेट को देखकर उसे लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है। वो उसे ले पाती उसके पहले ही उसके हाथ हवा में लहरा जाते हैं और तुरंत डर से वैदिक के गले में एक हाथ डाल उसे पकड़ लेती है, क्योंकि वैदिक उसे पीछे से अचानक सिया को अपनी बाहों में उठा लेता है। वैदिक सिया को अपनी बाहों में लिए हुए बिना एक पल भी देर किए उससे फिर उसी क्लोजेट रूम में लेके आता है जिसे उसने सिया के लिए बनवाया था। वैदिक सिया को अपनी बाहों में से नीचे उतारकर सिया के गालों को अपने हाथों में भरते हुए बहुत ही प्यार से कहता है, जान, तुम इनमें से कुछ भी पहन सकती हूँ। वहां पर मौजूद कपड़ों को दिखाते हैं हुए। वैदिक की बात सुनकर सिया उन सभी कपड़ों को देखती है जो बहुत ही ब्रांडेड और हाई क्लास के थे। कुछ तो ऐसे थे जो अभी तक मार्केट में भी नहीं आए थे और तो ऐसे थे जो हैंडमेड थे, जिसे खास करके वैदिक ने सिया के लिए बनवाया था। सिया उन कपड़ों को देखकर फिर वैदिक को देखते हुए कहती है, हमने आपसे कल ही कहा था मिस्टर खुराना, हमें आपकी लाई हुई कोई चीज नहीं चाहिए और न ही हमें ये सब कुछ चाहिए। हमारे पास जो भी है हम उसमें खुश हैं। आपको हमारे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह वो जाने लगती है। उसकी बात सुनकर वैदिक की बहनें आपस में सिकुड़ जाती हैं और वो सिया को देखते हुए कहता है, जान, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। क्या तुम इस तरह से सबके सामने जाओगी नहीं ना? देखो तुम्हारे पास अब एक भी कपड़ा नहीं बचा है जिसे तुम पहन सको, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम यहाँ से कोई भी कपड़ा चूज करके पहन सको और यहाँ पर तुम्हारे यूज की सारी चीजें हैं। वैदिक की बात सुनकर सिया उसे घूरते हुए कहती है, हमने आपसे हेल्प मांगी। जिसके जवाब में वैदिक अपना सर नामे हिला देता है, जिसे देख सिया कहती है, तो फिर आप हमारी हेल्प कर रहे हैं? आप इतने अच्छे कब से हो गए जो गैरों की मदद करने लगे, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहले हमारी हेल्प इसलिए कर रहे ताकि आप बाद में हमें नीचा दिखा सकें और हम जैसे ही आपके इस सो कॉल्ड कपड़े को पहन के सबके सामने जाए, आप खुद को महान बनाने के लिए ये कह सके कि आपने मुझ जैसी गिरी हुई लड़की को कपड़े दिए हैं ताकि वो थोड़ी इस घर के नौकरों के पहने हुए कपड़ों के आगे थोड़ी ठीक लगे उसके भी कपड़े। सिया की बात सुनकर वैदिक की आंखें एकदम से लाल हो जाती है और वो अपनी लाल आंखों से सिया को घूरते हुए अपनी कर्कश आवाज में कहता है, जान, तुम बहुत बोल चुकी, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी सुनूंगा जो तुम बोलोगी।
अपनी बकवास बंद करो और जितना तुमसे कहा जाए उतना करो। मैंने इस बार तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ लेके आया हूँ। अब बिना एक शब्द बोले बगैर तुम्हें जो पसंद है उसे पहनो और मेरे साथ चलो। वैदिक की ऑर्डर भरी बातें सुनकर सिया उससे तंज कसते हुए कहती है, आप कब से हमारी मदद करने लगे और वो भी बिना कुछ कहे? जब हमें सच में आपकी मदद की जरूरत थी तब तो आपने हमें इनकार कर दिया था। फिर आज आपकी इस मेहरबानी के पीछे की क्या वजह हो सकती है? वैसे भी वजह कोई भी हो, हमें क्या करना है? उस दिन आपने हमें मना किया था और आज हम आपको मना कर रहे हैं। हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपके जैसे नहीं हैं। आपने हमसे मदद के लिए पूछा इसलिए हम आपको थैंक्स कहते हैं। इतना कह सिया एटीट्यूड से पीछे घूमकर फिर से जाने लगती है। सिया की बात सुनकर वैदिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसका सारा प्लान फेल हो गया था। इतना सब होने और करने के बाद भी सिया ने उसके लाए हुए कपड़े पहनने से इनकार कर दिया था। वैदिक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए खुद को शांत कर जाती हुई सिया को देखते हुए एक आखिरी कोशिश करते हुए कहता है, जान, तुम्हारे पास इस वक्त कोई भी कपड़ा नहीं है जिसे तुम पहन सको, तो क्या आज तुम इसी तरह रहने का सोच रही हो? वैदिक का सवाल सुन सिया उससे तरह जाते हुए ही कहती है, किसने कहा हमारे पास कपड़े नहीं है? इतना कह वो इस क्लोजेट रूम में से निकलकर वैदिक के क्लोजेट रूम में अपने कबर्ड के पास आ जाती है। वैदिक सिया की बात सुनकर अपनी जगह पर जम जाता है और वो सोचने लगता है, पर उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था, तो फिर जान के पास कपड़े कहाँ से आ सकते हैं? चैप्टर 144 मेरे साथ गंदी गंदी हरकत, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, तुमने मेरी इज्जत लूट ली। मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा अपनी सिस्टर और अपने दोस्तों के पास? सिया कबर्ड के पास जाके उस पैकेट को उठा लेती है और उस पैकेट को कबर्ड से बाहर निकाल लेती है। सिया पैकेट निकालकर उसको अपने हाथ में लिए उस पैकेट को बहुत ध्यान से देखने लगती है। सिया जैसे ही वो पैकेट ओपन करती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी होती है जो एम्ब्रॉयडर्ड सॉलिड सैटिन ब्रांडेड साड़ी थी, जो एकदम नई थी। उस साड़ी का कलर लाइट मैरून कलर था। सिया उस साड़ी को पैकेट से बाहर जैसे ही निकालती है, ठीक वैसे ही वैदिक भी वहां पर आ जाता है। वैदिक सिया के हाथ में उस पैकेट को देखकर अपने मन में कहता है, ये तो वही पैकेट है जिसे मैंने छोड़ दिया था। ये सोच के उसमें कुछ और होगा तो क्या इसमें साड़ी थी? इतना कह वैदिक अपनी हेजल ग्रीन आंखों से उस साड़ी को घूर कर देखने लगता है। अगर उसके बस में होता तो वो अपनी आंखों से उस साड़ी को जला देता, क्योंकि इसी की वजह से सिया ने उसे मना कर दिया था, उसकी हेल्प लेने से मना कर दिया था। वैदिक सिया के हाथों में पकड़ी हुई साड़ी को देखकर उसके आंखों में एक चमक सी आ जाती है, जैसे वो उस साड़ी को देखकर अपने मन में उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहा हो। सिया वैदिक की नजरों से बेखबर उस पैकेट को वहीं रखकर उस साड़ी को लेके बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। उसके जाने के बाद वैदिक घूरकर उस पैकेट को देखता है, उसके बाद उसे फर्श पर फेंककर अपने पैरों से कुचलने लगता है, जैसे वो अपना सारा गुस्सा उस मासूम से पैकेट पर निकाल रहा हो। दूसरी ओर चित्रांत का कमरा। चित्रांत के कमरे का नजारा ही कुछ और ही था, क्योंकि चित्रांत की शर्ट और ईशा की हुडी फर्श पर पड़ी हुई थी। इस वक्त चित्रांत शर्ट लेस था, साथ ही उसके गर्दन और सीने पर दांतों के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। चित्रांत बेहद ही सहमे हुए अपने मासूम से डरे हुए चेहरे के साथ अपने ऊपर बैठी ईशा को देख रहा था, जिसने इस समय अपने अपर बॉडी पर सिर्फ स्ट्रैप लेस बरा पहना हुआ था। ईशा चित्रांत को अपनी जानलेवा नजरों से घूर कर देख रही थी। ईशा उसी तरह से देखते हुए कहती है, मैं इस हाल में तुम्हारे साथ एक बेड पर और एक ही ब्लैंकेट में कैसे हो सकती हूँ? जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, मुझे सच सच बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया है? और हम दोनों एक साथ इस हाल में। ईशा की इसके आगे कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ईशा की बात सुनकर चित्रांत जवाब देता है,
मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, वो तुम ही हो जिसने रात होने का फायदा उठाकर मेरे रूम में आ गई। उसके बाद तुमने मेरे साथ गंदी गंदी हरकत की, मैंने मना किया फिर भी तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। ये सब कहते कहते चित्रांग के स्टील ब्लू आंखों में आंसू जमा हो जाते हैं किसी मोती की तरह। चित्रांग की बात सुनकर ईशा अपने दांत पिसते हुए कहती है, मैं ये सुबह से 100 बार सुन चुकी हूँ, इसलिए तुम जो सच है वो बताओ। मैं यहाँ तुम्हारे रूम में कैसे आई? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी ना। ईशा की बात सुनकर चित्रांग आगे कहता है, तो तुम्हें सच सुनना है? जिसके जवाब में ईशा तुरंत कहती है, हाँ मुझे सच सुनना है। जिसके बाद चित्रांग तुरंत कहता है, तो सुनो यही सच की तुमने मेरी इज्जत लूट ली, मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा अपनी सिस्टर और अपने दोस्तों के पास? अगर तुम्हें फिर भी भरोसा नहीं है तो एक बार खुद को देखो और मुझे देखो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करता तो तुम्हारी भी बॉडी पर निशान होता, जैसे मेरी बॉडी पर तुम्हारे दांतों के काटने के निशान है। मैंने तुम्हें रोकने के लिए और तुम्हें खुद से दूर करने के लिए तुम्हारे दोनों हाथों की कलाई को जोर से पकड़ लिया था, इसलिए वहां पर मेरे उंगलियों के निशान होंगे, उसके अलावा कहीं भी नहीं होंगे और मेरे पास सबूत भी है। इतना कह वो इस बार चित्रांग जोर जोर से रोने लगता है, जैसे सच में उसके साथ ईशा ने बहुत गलत किया हो। चित्रांग की बात सुनकर ईशा तुरंत अपने दोनों हाथों की कलाइयों को देखती है तो सन रह जाती है, क्योंकि चित्रांग ने जैसा कहा था सेम वैसे ही उसके उंगलियों के निशान उसकी कलाइयों पर थे, जो अब तक रेड रेड हो चुके थे। और उन निशानों को देखने के बाद ईशा एक बार चित्रांग के बॉडी पर बने उन निशानों को देखती है जो अब तक रेड एंड पर्पल हो गए थे, जो किसी लव बाइट की तरह दिखाई दे रहे थे। उसके बाद वो फिर से अपने हाथ के निशान को देखते हुए धीरे से बुदबुदाती है, क्या मैंने सच में किसी के साथ ऐसा किया? चित्रांग ईशा को इस बार कुछ भी न बोलता हुआ महसूस कर अपनी एक आंख हल्का से खोल के ईशा को देखता है जो खुद में खोई हुई थी। उसके चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर चित्रांग डेविल स्माइल करता है, जिसे वो तुरंत ही छिपा लेता है और उसके बाद ईशा का ध्यान अपने ऊपर खींचने के लिए थोड़ा और तेज रोना शुरू कर देता है। चित्रांग की रोने की आवाज सुनकर ईशा अपने होश में आती है और वो अपने नीचे लेटे चित्रांग के रोते हुए फेस को देखकर अपनी घबराई सी आवाज में कहती है, चैप्टर 145 घिनौनी हरकत सबूत, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हे देखो, तुम इस तरह से रो नहीं सकते हो, प्लीज शांत हो जाओ। उसकी बात सुन चित्रांग अपनी आंखें हल्के से खोलते हुए कहता है, तुमने इतना सब कुछ कर दिया, मेरे साथ मासूम सी बच्चे की इज्जत लूट ली और अब मैं रो भी नहीं। इतना कह वो फिर से रोने लगता है। ईशा उसे फिर से रोते हुए देखकर कुछ भी नहीं कहती है, उसे ऐसा लगने लगता है कि उसने सच में कोई गुनाह कर दिया है, जिससे उसका फेस गिल्ट से भर जाता है और वो चित्रांग के ऊपर से उठकर साइड में बैठ जाती है। उसके बाद वो थोड़ी धीमी सी आवाज में कहती है, ये देखो, तुम इस तरह से नहीं रो सकते हो और मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा किया है। चित्रांग ईशा की बात सुनकर भी कुछ भी नहीं कहता है और उसी तरह से आंसू बहाते हुए रोए जा रहा था और वक्त के साथ उसका रोना भी तेज होते जा रहा था। चित्रांग को छोटे बच्चों की तरह रोते हुए देखकर ईशा और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो उसे चुप कराने लगती है। ईशा बहुत कोशिश करती है चित्रांग को चुप कराने का, लेकिन वो होता ही नहीं है। तभी ईशा अचानक से झुककर चित्रांग के होठों पर अपने होंठ रखकर उसके होठों पर अपना कब्जा जमा लेती है। चित्रांग ईशा के सॉफ्ट होठों को जैसे ही अपने होठों पर महसूस करता है, वैसे ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपनी स्टील ब्लू आंखों में हैरानी वाले भाव लिए ईशा के फेस को देखता है, जो अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए चित्रांग के होठों पर किस कर रही थी, जिसे महसूस कर चित्रांग को अपनी बॉडी में गर्मी का एहसास होने लगता है और उसकी धड़कनें भी तेज हो जाती हैं और उसका भी मन करने लगता है कि वो भी ईशा के किस का रिस्पॉन्स दे। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो खुद से कहता है, मैं अभी भटक नहीं सकता हूँ, मैंने जैसा सोचा है पहले मुझे उसे करना है। तभी चित्रांग एक झटके के साथ ईशा को खुद से दूर करते हुए कहता है, ये डॉक्टरनी, तुमने मेरा फिर से फायदा उठाया। इतना कह वो फिर से रोने लगता है।
और उसी तरह से रोते हुए कहता है, मैं अबला नारा कहाँ जाऊं, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। इस डॉक्टरनी मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब मैं कहाँ जाऊंगा? कौन मेरी जिम्मेदारी उठाएगा? मुझे कौन अपनाएगा? ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। चित्रांग इस समय ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे सच में अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हो। चित्रांग की ऐसी बातों को सुनकर ईशा भी डर जाती है, लेकिन वो अपने डर को छुपाते हुए कहती है, देखो मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया, मैं तुम्हें कब से चुप करा रही थी, लेकिन वो तुम ही थे जो चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें किस किया ताकि तुम चुप हो सको। और तुमने भी तो उस दिन हॉस्पिटल में मुझे किस किया था, मैं तो नहीं रोई ना। देखो तुमने मुझे हॉस्पिटल में किस किया था और मैंने तुम्हें किया, तो अब हिसाब बराबर हो गया। ईशा की बात सुन चित्रांग कहता है, मैंने तुम्हें बस किस किया था, लेकिन तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला और आधी इज्जत तो तुमने लूट ली भी। तो हिसाब बराबर कैसे हो सकता है? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं जाके सबको बताऊंगा कि तुमने मेरा साथ कितनी घिनौनी हरकत की है। अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तुम इससे भाग नहीं सकती हो। चित्रांग की बात सुनकर ईशा की हवाएं उड़ जाती है और वो तुरंत चित्रांग का हाथ पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे इस बारे में। उसके बाद चित्रांग को कन्विंस करते हुए कहती है, देखो जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ईशा इससे आगे कुछ कहती उसके पहले ही चित्रांग उसे बीच में रोकते हुए कहता है, ये डॉक्टरनी तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, या फिर ये जो मेरी बॉडी पर निशान है ये झूठ बोल रहे हैं, या फिर तुम ये मानना नहीं चाहती हो कि तुमने मेरा फायदा उठाया है और इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही हो? लेकिन मेरे पास भी सबूत है, मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, इसके अलावा कोई नहीं। और अब मैं ये चीज सबको दिखाऊंगा और उन्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगा कि तुम बस अच्छी होने का नाटक करती हो, लेकिन असल में तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। डॉक्टर के भेष में तुम एक जालिम औरत हो, हैंडसम लड़कों का शिकार करके अपनी जरूरतों को पूरा करती है। चित्रांग के मुंह से अपने बारे में इतनी बकवास बातें सुनकर ईशा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपनी जानलेवा नजरों से देखते हुए कहती है, तुम हो घटिया इंसान, मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने नहीं, तुमने मेरा फायदा उठाया था उस दिन हॉस्पिटल में। ईशा का जवाब सुन चित्रांग उसे घूरते हुए कहता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हें किस किया था? अगर मैंने किया भी है तो ये कैसे कह सकती हो? तुम्हारी बातों पर कोई यकीन भी नहीं करेगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो सच है और इसका सबूत भी है मेरे पास कि तुमने मेरा फायदा उठाया है, मैं सबको बता दूंगा। चैप्टर 146 ईशा की डेट। ईशा चित्रांग की कॉन्फिडेंस से भरी हुई बातें सुनकर खुद में कहती है, ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है, इसके पास सबूत है, ऊपर से ये निशान भी है, कहीं मैंने सच में तो इसके साथ? जैसे ही ये ख्याल ईशा के मन में आता है वो अपनी तेज आवाज में कहती है, नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो तुम सबसे पहले मुझे दिखाओगे। ईशा की बात सुनकर चित्रांग के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है, जैसे वो यही सुनना ही चाह रहा हो। फिर चित्रांग खुद की मुस्कान को छुपाते हुए कहता है, देखो उस साइड ही मेरा फोन बेड के नीचे फर्श पर गिरा होगा, कहीं उसे उठाकर मुझे दो तो तुम्हें सबूत दिखाऊं। चित्रांग की बात सुनकर ईशा जल्दी से उसी तरह उठ जाती है। उसके उठते ही चित्रांग की नजर सीधा ईशा के गोरे पैरों पर जाती है और वो उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगता है। उसे इस तरह से देखकर चित्रांग अपने गले को तर करते हैं, कहता है, क्या ये हमेशा इसी तरह के कपड़े पहनती है और अपने पैरों को सबको दिखाती रहती है? चित्रांग ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि ईशा ने नीचे एक थाई तक का शॉर्ट पैंट पहना हुआ था, जिसके कारण उसके पूरे पैर दिखाई दे रहे थे। चित्रांग खुद में खोया हुआ ही था कि तभी ईशा उसके आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, ये लो अपना फोन और मुझे सबूत दिखाओ। ईशा की बात सुनकर चित्रांग अपने होश में आता है। उसके बाद वो जल्दी से उसके हाथ में से अपने फोन को लेकर कहता है, सबूत चाहिए न तुम्हें? कहते हुए वो अपने फोन में एक वीडियो ऑन करते हुए ही कहता है, तो तुम अब वह सबूत देखो। इतना कह वो अपना फोन ईशा के आगे कर देता है।
जैसे ही ईशा वीडियो देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ईशा बार बार चित्रांग किस किए जा रही थी और चित्रांग उसे घूरते हुए खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। और तभी ईशा के हाथ फोन पर लगता है और वो फर्श पर गिर जाता है और यहीं पर वो वीडियो भी रुक जाती। जैसे ही वीडियो खत्म होती है ईशा तुरंत कहती है, लेकिन इसमें तो पूरा नहीं है, आखिर मैं आई कैसे तुम्हारे रूम में? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे बताओ ना कि मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आई, तुम्हें तो याद होगा। और उसकी बात सुनकर चित्रांग सोचने लगता है कि कैसे ईशा उसके रूम में आए। फ्लैशबैक। आधी रात को जब चित्रांग घर आता है तो वो अपने कमरे में जाने से पहले ईशा के कमरे में जाता है और जैसे ही ईशा के कमरे का डोर हल्का सा अंदर की ओर पुश करता है तो डोर पूरा ओपन हो जाता है। जिसके बाद चित्रांग ईशा के कमरे में जाके ईशा को देखता है जो आराम से हाथी घोड़े बेचकर गहरी नींद में अपने बेड पर दुनिया जहां से बेखबर सोई हुई थी। चित्रांग सोई हुई ईशा को देखते हुए कहता है, एक बार अगर कोई चीज या कुछ भी चित्रांग थॉमस को पसंद आ जाए तो वो उसे हासिल करके ही रहता है। उसके बाद वो ईशा के पास जाकर खड़ा हो उसके गालों को अपने एक अंगूठे से ईशा के गालों को छूते हुए कहता है, फिर तो तुम वो हो जिसे उसके होठों ने छुआ है और उसकी वक्त से तुम उसकी हो गई थी। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ डेट पर जाने के लिए, हाँ बोलने के लिए? चित्रांग ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे आज अपने एक आदमी से पता चला जिसे उसने ईशा के पीछे लगाया था, उसकी पल पल की खबर जानने के लिए कि वो क्या क्या करती है। और उसी आदमी ने बताया था कि ईशा के एक कलीग ने, जो खुद भी एक जाना माना डॉक्टर है, उसने आज हॉस्पिटल में उससे अपने साथ लंच डेट के लिए पूछा था और उसकी बात सुनकर ईशा ने भी तुरंत हाँ कह दिया था। और ये बात जैसे ही चित्रांग को पता चली कि ईशा अपने एक कलीग के साथ कल डेट पर जाने वाली है, उसके तन बदन में आग लग गई थी और उसने तभी सोच लिया था कि वो कल ईशा को मेंशन से बाहर कदम भी नहीं रखने देगा तो वो डेट पर जा ही नहीं पाएगी। चित्रांग अपने आदमी की बात को सोचते हुए ही ईशा को अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके बाद वो ईशा को लेके सीधे अपने कमरे में आ जाता है। चैप्टर 147। ईशा को हुआ ड्रग्स का नशा। चित्रांग ईशा को अपने बेड पर अच्छे से लेटा देता है। उसके बाद वो अपने पेंट के पॉकेट में से एक सीसी और इंजेक्शन निकालता है और उसे देखते हुए चित्रांग हंसते हुए कहता है, अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं हो सकती हो। कहते हुए वो उस इंजेक्शन को वो फील करता है। उसके बाद वो उसे ईशा के बाजू में लगा देता है। इंजेक्शन लगाने के बाद चित्रांग उसे डस्टबिन में फेंकते हुए आके बेड पर बिल्कुल ईशा के पास लेट जाता है और उसके सुंदर से चेहरे को देखते हुए कहता है, सॉरी इशू बेबी, ये जरूरी था और इससे तुम अपनी सजा भी समझो। किसी और के साथ डेट पर जाने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो मेरे होते हुए? अब कुछ देर में तुम खुद ही मेरे करीब आओगी जैसे ही इस ड्रग का असर तुम पे होने लगेगा, लेकिन अगली सुबह तुम सब भूल जाओगी और तुम्हें सिर्फ वही याद होगा जो तुम्हें मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। इतना कह वो डेविल स्माइल विद हॉर्न्स करने लगता है। फिर अचानक से झुककर ईशा के होठों पर अपने होठ रख देता है और उन्हें रुडली चूमने लगता है जैसे वो उन्हें पनिशमेंट दे रहा हो। कुछ देर बाद वो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वो अपनी ओवरकोट को निकालकर एक साइड रख देता है। उसके बाद वो अपने शर्ट के ऊपर के 4 बटन खोल देता है जिससे उसका कसा हुआ सीना साफ साफ दिखाई देने लगता है और वो इस तरह से बहुत ही हॉट नजर आने लगता है जिसे अगर कोई भी लड़की देख ले तो वो अपनी नजर हटाना ही भूल जाए। चित्रांग उसी तरह ईशा के बगल में लेट जाता है और डेविल स्माइल करते हुए ईशा के चेहरे को गौर से देखने लगता है। अभी 20 या 25 मिनट बीते ही होंगे कि तभी अचानक से ईशा को नींद में ही बहुत बेचैनी होने लगती और उसी के साथ उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो जाता है। ईशा अपनी आंखें हल्का सा खोलती है तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। ईशा उसी तरह से बड़बड़ाती है, मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, कहते हुए वो अपने हाथ को बेड पर ही घुमाने लगती है। तभी उसके हाथ किसी चीज से लगते हैं जिसे महसूस कर उसे अच्छा लगने लगता है और वो उस ओर पलट जाती है और वहीं पर अपने हाथ से सहलाने लगते हैं। उसे इस वक्त बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था।
चित्रांग ईशा के हाथ को जब अपने सीने पर चलते हुए महसूस करता है तो उसकी मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि ईशा ने अपना हाथ कहीं और नहीं बल्कि उसके सीने पर ही रखा था और उससे वो जगह थोड़ी ठंडी सी लगती है तो वो अपने हाथ वहां पर चलाने लगती है। लेकिन ईशा को कुछ देर बाद और भी ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगती है और वो धीरे से कहती है, गर्मी, मुझे इतनी गर्मी को हो रही है। उसकी आवाज एकदम नसीली थी, जैसे उसने इस समय कोई नशा किया हो। ईशा अपने सर को जल्दी से उठा लेती है और उसे चित्रांग के सीने पर रख देती है और उसी तरह वो अपने गालों से उसके सीने पर सहलाने लगती है। ऐसा करने से उसे उसकी बेचैनी को राहत मिलने लगती है। चित्रांग जो कब से ईशा को देख रहा था वो झुककर ईशा के कान में अपनी सेड्यूसिंग वॉयस में कहता है, बहुत गर्मी और बेचैनी हो रही है बेबी तुम्हें। उसकी आवाज सुन ईशा उसी तरह से अपनी नस्ली आवाज में बुदबुदाती है। हाँ, उसकी नस्ली आवाज सुनकर चित्रांग खुद से कहता है, लगता है ड्रग्स ने अपना असर शुरू कर दिया है। अब बस मुझे वो करना है जो मैं चाहता हूँ। अब मुझे इसी तरह से एक वीडियो बनानी है जिससे ये लगे कि इसने मेरा फायदा उठाया है और खुद ही मेरे करीब आए हैं, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। ये कहते कहते उसकी आवाज उसके गले में ही अटक जाती है और उसके मुंह से एक धीमी सियाह निकल जाती है। क्योंकि ईशा ने वैदिक के सीने पर अपने दांत गड़ा दिए थे, ईशा को ऐसा लगने लगता है कि उसका शरीर गर्म भट्टी की तरह जल रहा है और साथ ही उसका गला भी सूखने लगता है। उसके सामने जो चीज है उससे वो बहुत ही ठंडी महसूस होती है, इसलिए वो उसे और भी ज्यादा जकड़ लेती है और अपनी बेचैनी कम करने के लिए अपने होठों को भी उसके सीने पर रख वहां तुरंत बाइट कर लेती है, फिर उसी जगह पर लीक करने लगती है। ईशा को ऐसा करने से बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके विपरीत ईशा के ऐसा करते ही चित्रांग के पूरे शरीर में एक झंझनाहट सी महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका खून उल्टी दिशा में बहना शुरू हो गया है और वो अपनी जगह पर जम जाता है। ईशा, जिस पे अब पूरी तरह से ड्रग्स का नशा हॉबी हो चुका था, वो अब बिना रुके चित्रांग के सीने और गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगती है। कुछ देर बाद जब ईशा को और भी ज्यादा गर्मी महसूस होती है तो वो बिना देर किए तुरंत अपने टी शर्ट कमीज को निकाल फेंकती है। उसके बाद तुरंत चित्रांग के ऊपर आ जाती है और अपने बॉडी से उसकी बॉडी को एकदम चिपका लेती है, जैसे उसे इस तरह करने से बहुत अच्छा लग रहा हो। ईशा चित्रांग को अपनी धुंधली आंखों से देखती है तो मुस्कुराते हुए कहती है, तो उसे हल्का हल्का उसका चेहरा दिखाई देता है, जिसे देख वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। इतना कह वो उसकी आंखों को बारी बारी से चूम लेती है। उसके ऐसा करते ही चित्रांग जो खो गया था वो अपने होश में आ जाता है और अपने सामने के नज़ारे को देखकर उसकी आंखें बाहर को आ जाती हैं। चैप्टर 148 तुम जानते भी हो मैं कौन हूं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। चित्रांग की नज़र जैसे ही ईशा के नाजुक से शरीर पर पड़ती है, उसकी सांसें ही जैसे थम सी जाती है। ईशा के टी शर्ट निकाल देने के वजह से वो इस वक्त केवल अपने शॉर्ट पैंट और स्ट्रैप लेस बरा में थी, जिससे उसकी गर्दन से लेके कॉलरबोन और थोड़ा से उसके नीचे तक सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर किसी का भी ईमान डगमगा सकता था। लेकिन चित्रांग अपने सर को झटकते हुए कहता है, अपने प्लान पर फोकस करता हूँ, इस पे फोकस करने के लिए बहुत टाइम है। ईशा इन सब चीजों से बेखबर हो कि चित्रांग के बॉडी पर अपने हाथ को फेरते हुए उसके सीने व गर्दन पर किस करने के साथ ही बाइट भी किए जा रही थी। ईशा इसी तरह से करते हुए चित्रांग के शर्ट के सारे बटन खोल देती है, फिर उस पे अपना पूरा भार छोड़ते हुए उसके होठों की ओर बढ़ने लगती है। चित्रांग जल्दी से अपना फोन उठाता है और तुरंत अपने फोन का कैमरा ऑन करके अपनी और ईशा की वीडियो बनाने लगता है। ईशा जैसे ही उसके होठों पर अपने होंठ रखने वाली होती है, वैसे ही चित्रांग अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर दूसरी ओर कर देता है और अपने चेहरे पर डर वाले भाव लिए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो और तुम यहाँ कैसे आई? ईशा कोई जवाब नहीं देती है और वो अपने हाथ से चित्रांग के हाथ को पकड़कर उन्हें हटाते हुए कहती है, तुम बहुत ठंडे हो और मुझे तुम्हारे पास रहना है और तुम मुझे ऐसे रोक नहीं सकते हो।
इतना कह वो चित्रांग के होठों को देखती है तो उसे अपने होठों से छूने की तलब होने लगती है और एक झटके से अपने होठों को चित्रांग के होठों पर रखकर उसे किस करने लगती है। ईशा किस के साथ ही अपने दोनों हाथों को उसकी बॉडी पर चलाने लगती है, जिसे महसूस कर चित्रांग को अपना शरीर हार्ड होता हुआ महसूस होने लगता है और वो कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईशा कभी उसके होठों को चूमती तो कभी उसके गर्दन को तो कभी सीने को चूमते हुए बाइट भी करती जा रही थी। ईशा के हाथ को लगातार अपने शरीर पर चलते हुए महसूस कर चित्रांग को खुद पर से कंट्रोल छूटने लगता है और वो बहुत ही गहरी सांस लेते हुए खुद को जितना हो सके शांत करने की कोशिश करता है। फिर धीरे से वो वीडियो को बंद करते हुए कहता है इतना काफी है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और तुरंत ही उसके हाथ से उसका फोन छूटकर फर्श पे गिर जाता है, जिसके बाद चित्रांग अपने एक हाथ को बढ़ाकर ईशा के हाथ को पकड़ लेता है जो उसके पैंट के ऊपर थे। चित्रांग के होश तो ईशा के हाथ को उस जगह पर महसूस करते ही उड़ जाते हैं और वो अपने आपे से बाहर हो जाता है और इसी के साथ उसका कंट्रोल भी खुद पर से छूट जाता है। चित्रांग तुरंत ईशा को पलट देता है और उसके ऊपर आते ही वो उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे बहुत ही पैशन के साथ चूमने लगता है और ईशा भी उसका साथ देते हुए उसकी शर्ट को उसके शरीर से आजाद कर उन्हें भी अपने टी शर्ट के तरफ फेंक देती है और दोनों ही एक दूसरे को चूमते हुए एक दूसरे के शरीर पर अपने हाथों को चलाने लगते हैं। ईशा को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो चित्रांग उसके होठों को आजाद कर देता है और अपने माथे को ईशा के माथे से सटाए हुए ईशा के गर्दन के पास की नस को प्रेस करता है और उसके ऐसा करते ही ईशा की पकड़ उस पर से ढीली हो जाती है और वो 1 मिनट के अंदर ही बेहोश हो जाती है। चित्रांग ईशा के बेहोश होते ही तुरंत उससे दूर होकर जल्दी से एक और इंजेक्शन निकालता है और बिना देर किए उसे ईशा के हाथों में इंजेक्ट करते हुए कहता है ये इस ड्रग का एंटीडोट है, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम अब आराम से सुबह उठोगी। ईशा को इंजेक्शन लगाने के बाद चित्रांग उससे भी डस्टबिन में फेंक देता है। फिर वो बाथरूम के ओर बढ़कर अपने हाथ को साफ कर रूम में आके ईशा को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह जब ईशा की नींद खुलती है तो वो अपने साथ चित्रांग इस हालत में देखकर चौंक जाती है और बिना सोचे समझे उसके ऊपर बैठ के उसे मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आके मेरा फायदा उठाने की, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। चित्रांग जो हल्की नींद में ही सोता था वो ईशा की बात सुनकर अपनी आंखें खोल देता है और ईशा को घूरते हुए कहता है, गुस्से से कहता है मैंने नहीं, तुमने मेरा फायदा उठाया है, एक बार ध्यान से देखो अपने आसपास तब तुम्हें समझ आ जाएगा ये किसका रूम है। चित्रांग की बात सुनकर ईशा जब रुक को देखती है तो वो चौंक जाती है और उसी तरह से कहती है ये मेरा रूम नहीं है। तभी चित्रांग कहता है हाँ सही कहा तुमने, ये तुम्हारा नहीं मेरा रूम है और मैंने नहीं, तुमने मेरा फायदा उठाया है। फ्लैशबैक एंड चित्रांग को खोया हुआ देखकर ईशा चिल्लाते हुए कहती है मैंने तुमसे कुछ पूछा है ना कि तुम्हें सोचने के लिए कहा है, बताओ ये सब कैसे हुआ और तुमने रोका क्यों नहीं, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने मुझे बताया नहीं तो। ईशा की धमकी भरी बात सुनकर चित्रांग थोड़ा डरने की एक्टिंग करते हुए कहता है मुझे ये तो नहीं पता कि तुम मेरे रूम में कैसे आए हो, मैं सोया हुआ था तभी मुझे लगा कि कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है और मुझे छू रहा है, लेकिन मैंने सोचा शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया और वैसे ही सोया रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अपने सीने पर दर्द महसूस हुआ जब तुमने मुझे काटा था, तो मैंने अपनी आंखें खोल दी तो तुम्हें अपने ऊपर इस तरह से देखकर हैरान हो गया। मैंने तुम्हें खुद से दूर करने की भी कोशिश की लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं हुई। मुझे पता था तुम मेरी बातों का भरोसा नहीं करोगी इसलिए मैंने वीडियो भी बनाया, लेकिन मैं पूरी वीडियो बना पाता उसके पहले ही तुम्हारे हाथ ऐसी जगह पर चले गए कि मेरा हाथ से फोन छूटकर गिर गया। उसके बाद मैंने तुम्हें फिर से खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा तो तुम उल्टा और भी ज्यादा बेकाबू हो गई, तुमने एक झटके से मेरा शर्ट उतार कर फेंक दिया।
उसके बाद तुम कभी मेरे होठों पर तो कभी गर्दन और सीने पर, उसके बाद तुम मेरे स्टमक पर किसी जानवर की तरह काटे और चाटे जा रही थी। मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके बाद भी कि तुम नहीं रुकी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हें कैसे रोकूं, इसलिए मैंने तुम्हारी कलाइयों को बहुत जोर से पकड़कर तुम्हें खुद से दूर करने लगा, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे दूर नहीं हुई। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद तुम खुद अपने आप ही शांत होकर गहरी नींद में सो गई, मेरी नींद उड़ाकर। चित्रांग ने सारी बातें इतना सीरियस होकर ईशा को बता रहा था जैसे सच में ऐसा ही हुआ था, और उसकी बातों का असर भी ईशा पर बखूबी हुआ भी। लेकिन फिर भी चित्रांग की सारी बातें सुनकर ईशा धीरे से सवाल करती है, क्या ये सब कुछ सच है? चैप्टर 149 शादी। वैदिक का हाल हुआ बेहाल। जैसे वो सुनना चाह रही हो कि चित्रांग बस एक बार ना कह दे, और इसी उम्मीद में वो पूछ बैठती है। लेकिन चित्रांग उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहता है, बिल्कुल सच है, और तुमने वीडियो में भी देखा ना कि वो तुम ही थी जो मुझे जबरदस्ती किस छू और किस कर रही थी। मैं तो तुम्हें खुद से दूर कर रहा था लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, और अब इल्जाम मुझ पर लगा रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, जबकि गलत तो मेरे साथ हुआ है। मैं लड़का हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही गलत कर सकता हूँ। तुम्हारी तरह लड़की हो तो हम जैसे लड़कों के साथ भी गलत हो सकता है, और अब तो मेरे पास सबूत भी है। मैं जा रहा हूँ, सबको इसे दिखाऊंगा और उन्हें बताऊंगा भी तुम कैसी हो। चित्रांग की जाने वाली बात सुनकर ईशा घबरा जाती है और अपनी आंखों में आंसुओं को लिए हुए उसी तरह से कहती है, देखो मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, मेरा तो कोई अभी तक बॉयफ्रेंड भी नहीं बना, और न ही आज तक मैंने किसी लड़के को इस तरह से छुआ है। ये सब कैसे हुआ मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, ना ही मुझे कुछ याद है। फिर चित्रांग के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए अपनी रोनी सी आवाज में कहती है, तुम मुझसे वादा करो तुम ये सब किसी को नहीं बताओगे और ना ही ये वीडियो किसी को दिखाओगे। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ और तुमसे माफी भी मांगती हूँ, मुझे ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था, इसलिए आई सो सॉरी। तुमने कहा ना मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगी, लेकिन प्लीज ये सब किसी भी मत कहना। ये सब कहते हुए ईशा की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और वो अंदर से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर चित्रांग को अब थोड़ा सा गिल्ट महसूस होता है, लेकिन फिर वो खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, और मैं ये बात और जो कुछ भी कल रात को हुआ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये सब बातें मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहेगी, लेकिन जो तुमने अभी कहा उसे हमेशा याद रखना। तुम्हें अब से मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। फिर अपनी सख्त आवाज में कहता है, लेकिन अगर तुमने किसी और आदमी के साथ रिलेशन में आ गई या किसी और के तुम करीब गई तो फिर मेरा क्या होगा? और तुम मुझे छोड़ने के बारे में सोचोगी तो आगे चल करके तो मैं क्या करूंगा? उसकी बात सुनकर ईशा कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ अब से मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी, मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं करूंगी। चित्रांग फटाक से कहता है, लेकिन मैं कैसे मान लूं तुम अपनी बात पर कायम रहोगी? मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूं, पहले तुम लोग फायदा उठाती हो, फिर उसके बाद जिम्मेदारी लेने की बात करती हो, फिर उसके बाद उसे साइड कर देती हो। उसकी बात सुनकर ईशा गुस्से में कहती है, मैंने कहा ना कि मैं वैसी लड़की नहीं हूं, तो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है। ठीक है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है न, तो तुम आज ही मेरे साथ कोर्ट चलोगे, मैं और तुम दोनों लोग शादी कर लेंगे, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा। इतना कह वो जल्दी से चित्रांग के हाथों को छोड़कर वहां से उठ जाती है और अपना टी शर्ट उठाकर फटाक से पहनकर रोते हुए उस कमरे से निकल जाती है। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर चित्रांग खुद से कहता है, ये कैसे हो गया? मैंने तो कुछ और ही सोच था, और ये इतनी इमोशनल कैसे हो सकती है? देखने में तो ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती है। इतना कह वो कुछ सोचने लगता है। ईशा अपने कमरे में आके डोर लॉक कर उसके पास ही बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए ही कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ?
फिर उसके बाद वो अपने चित्रांग के बीच हुई बातों को सोचने लगती है और तभी वो खुद से कहती है, क्या मैंने ये सही किया उससे शादी के लिए कहकर। लेकिन इसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ। मैं वैदिक तो नहीं ना बन सकती। उसने भी तो सिया के साथ यही किया था और जब सबको पता चला तो सबने उसकी शादी सिया से करा दी। मैंने भी सही फैसला लिया है, अब मुझे भी कायम रहना होगा। मैं किसी की लाइफ खराब नहीं कर सकती हूँ। मेरा काम है लोगों की जिंदगी को बचाना, ना कि खत्म करना। वैसे भी जब हम दोनों शादी कर लेंगे तो मेरा भी गिल्ट खत्म हो जाएगा और उसे भी इंसाफ मिल जाएगा। कहते हुए ईशा अपने आंसुओं को साफ करती है और वहां से उठकर बाथरूम के ओर बढ़ जाती है। दूसरी ओर वैदिक के रूम में वैदिक अपने प्लान के फेल होने से गुस्से से लाल होकर सोफे पर बैठे हुए अपनी आंख से धधकती लाल आंखों से एक तक बाथरूम के डोर डॉ को घूर कर देख रहा था, जैसे वो उस डोर डॉ को अपने आंखों से ही जलाकर भस्म कर देगा। तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है और सिया उसमें से मैरून कलर की साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहने बाहर आती है। सिया को देखते ही वैदिक का हाल बेहाल हो जाता है और उसके दिल की धड़कन भी काफी तेजी से आवाज करते हुए शोर मचाने लगती है। उसकी लाल आंखें एकदम से हेजल ग्रीन हो जाती है और वो किसी पागल आशिक की तरह एक तक सिया को देखने लगता है, जैसे उसने इसके पहले सिया को देखा ही नहीं है। सिया को देखते हुए वैदिक के मुंह से कुछ शब्द बाहर निकलते हैं। जान ना शब्द पर जोर देते हुए। चैप्टर 150 चित्रांक का सिया को इमोशनल ब्लैकमेल करना खूबसूरत। आपकी खूबसूरती ने तो हमें एक बार फिर कायल कर दिया, ना चाहते हुए भी आपके प्यार में घायल कर दिया। वैदिक की नजरों से अनजान सिया अपनी साड़ी की प्लेट सही करते हुए सीधा ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ जाती है। सिया जैसे ही ड्रेसिंग टेबल की ओर मुड़ती में तो उसकी बैक साफ साफ दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर वैदिक की आंखें और भी गहरी हो जाती है। सिया का ब्लाउज सिलब्लेस होने के वजह से पीछे से बस 1-2 या 3 सेंटीमीटर की एक पतली सी पट्टी थी, जिस वजह से उसकी पूरी पीठ साफ साफ दिखाई दे रहा था। सिया के मुड़ते ही वैदिक की नज़र उसके बैक पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें बहुत ही गहरी हो जाती हैं। वैदिक सिया की गोरी पीठ को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए कहता है, जान तुम ये पहनकर सबके सामने नहीं जा सकती और कोई भी तुम्हें इस तरह से देखे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिया ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचकर खुद को जब मिरर में देखती है तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान छा जाती है। खुद को मिरर में देखते हुए धीरे से कहती है, अच्छा हुआ चित्र की जिद के करने के वजह से हमें ये साड़ी लेनी पड़ी, अगर हम नहीं लेते तो। कहते हुए वो सोचने लगती हैं। फ्लैशबैक 2 महीने पहले सिया अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी। सिया अपनी जांच करा करके जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, वैसे ही 3 लड़के उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि चित्रांग, जॉनी और पीटर ही थे। सिया उन्हें देख हल्का सा मुस्कुराते हुए उनसे सवाल करती है, तुम सब कैसे हो? जिसके जवाब में तीनों ही एक साथ कहते हैं, हम ठीक है, आप बताएं। उनकी बात सुन सिया भी कहती है, मैं अच्छी हूँ। उसके बाद वो चित्रांग को देखते हुए उसके गालों को प्यार से छूते हुए धीरे से उससे पूछती है, अब आपकी तबीयत कैसी है चित्र? जिसके जवाब में चित्रांग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर। फिर उसके सामने एक पॉली बैग करते हुए कहता है, सिस्टर ये मैं आपके लिए लाया हूँ, आप प्लीज इसे ले लीजिए, मना मत कीजिएगा। उसकी बात सुनकर सिया उसे घूरते हुए कहती है, हमने आपको अभी पिछली बार भी मना किया था ना कि आप हमसे मिलने वैसे ही आया कीजिए। उसकी बात सुनकर चित्रांग अपनी मासूम सी आवाज में कहता है, हमें पता चल गया आप हमें अपना भाई बस कहती है, मानती नहीं है, इसलिए हम आपके लिए कुछ भी लाते हैं आप हमें मना कर देती हैं। उसकी बात सुनकर सिया उसके सर पर एक चपत लगाते हुए कहती है, हम कहते नहीं है, हम सच में आपको अपना भाई मानते हैं। उसकी बात सुनकर चित्रांग के पीछे खड़े जॉनी और पीटर का मुंह बन जाता है, लेकिन सिया की अगली बात सुनकर वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। सिया आगे कहती है, हम आपको ही नहीं बल्कि इन दोनों को भी अपना भाई मानते हैं। अगर ऐसा है तो आप हमसे कुछ लेती क्यों नहीं है? जॉनी बीच में बोल पड़ता है। सिया उससे कहती है,
हम जानते हैं आप लोग बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं और उन्हें इस तरह खर्च ना करें, इसलिए हम आपक लोगों से नहीं लेते हैं और हम चाहते आप लोग इन पैसों को जुटाकर अपनी छोटी सी शॉप को और भी बड़ा कर ले। सिया की बात सुनकर चित्रांत कहता है, ठीक है, अब हम आगे से वैसा ही करेंगे, लेकिन आज आप इसे लेंगी। अगर आप आज भी इसे नहीं ली तो हम सब मान लेंगे आप हमें अपना भाई नहीं मानती हैं। चित्रांग सिया को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहता है। उसकी बात पूरी होते ही सिया उसके हाथ से उस बैग को पकड़ लेती है और उन्हें प्यार से डांटते हुए कहती है, आइंदा से ऐसा ख्याल भी ले आए न तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फिर वो उस पॉली बैग को खोलकर देखती है तो उसमें बहुत ही खूबसूरत साड़ी होती है, जिसे देख सिया कहती है, चित्र ये आपने कहाँ से लिया है, ये दिखने में तो बहुत महंगी है, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। सिया की बात सुनकर चित्रांत के होश उड़ जाते हैं, उसे समझ ही नहीं आता है वो क्या कहे। अपने बॉस को इस तरह से देखकर जॉनी जल्दी से कहता है, आप गलत समझ रही है, ये हम अपने शॉप से आपके लिए लाए हैं, ये देखने में बहुत महंगी और ब्रांडेड है लेकिन ये बहुत ही सस्ती है। तभी चित्रांग जल्दी से बीच में बोलता है, हमें लगा ये साड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी, इसलिए ये वाली साड़ी हम तीनों आपके लिए लेके आ गए, अब आप प्लीज इसे ले लीजिए और इसे कभी जरूर पहनिएगा। जॉनी और चित्रांग ने इस तरह से अपनी बात कही थी कि मासूम सी सिया भी उसकी बात में आ गई थी और उसने सच मान लिया था। सिया कहती है, ठीक है, हम इसे ले लेते हैं, अब आप लोग भी जल्दी से जाए तो शॉप पर, हम भी जा रहे घर पर। उसकी बात सुनकर पीटर उसके आगे पीछे देखते हुए सवाल करता है, सिस्टर, वो जीजा जी आज भी आपके साथ नहीं आता है क्या? आज आप फिर से इधर को अकेला ही चला आता है। चित्रांग की बात सुन सिया मुस्कुराते हुए कहती है, वो हमारे साथ आ रहे थे लेकिन रास्ते में उन्हें एक कॉल आ गया, इसलिए हमने उन्हें भेज दिया। वो मना कर रहे थे लेकिन हमने ही भेज दिया कि काम बहुत जरूरी होता है। उसकी बात सुनकर उसके बाद कोई कुछ भी नहीं कहता है। तभी सिया की कैब आ जाती है और वो वहां से चली जाती है, उन्हें अपना ख्याल रखने को कहते हुए बाय बोलकर चली जाती है। फ्लैशबैक एंड चित्रा ने सच कहा था, ये साड़ी हम पे बहुत खूबसूरत लगेगी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।